स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, इनको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, रेशनल वर्ल्ड पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी, मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न रहेगा कि अभी जो पर्व मनाया जा रहा है, उसका क्या इतिहास है? ये विशेषकर बिहार, यूपी और नॉर्थ इंडिया, दिल्ली इन क्षेत्रों में अब व्यापक तौर पे मनाया जा रहा है। इसमें किसी देवी-देवता की मूर्ति भी नहीं दिखती है, जैसा बाकी के पर्व त्योहारों में दिखती है। तो हम सबके मन में ये जिज्ञासा है कि वास्तव में ये कौन-सा पर्व है, जो जिसको हिंदू पर्व कहा जाता है, इसमें ना कोई देवी-देवता मूर्ति भी नहीं दिखती है और इसका क्या ओरिजिन है? तो अब मैं चाहूँगा कि आप इसको डिटेल्स में बताइए। जी। इसमें देखिए, जैसे मनुष्य की जन्म तिथि होती है, उस तरह से पर्व और त्योहार की जन्म तिथि नहीं होती। यह अचानक किसी दिन, किसी तारीख को इसका जन्म नहीं होता है। इसकी लोक मान्यता मिलते-मिलते समय लगता है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद कोई भी पर्व त्योहार लोक मान्यता प्राप्त करता है। इसलिए इसका एक्यूरेट कोई तारीख बताना संभव नहीं है कि छठ का आरंभ कब से हुआ। लेकिन हमारे पास जो सबूत मिलते हैं, और खासतौर से आप कोट करते हैं वेन-सांग की डायरी, तो हम वेन-सांग की डायरी से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वेन-सांग ने जब बलख की यात्रा की थी, बलख, तो बलख में उन्होंने एक बौद्ध विहार में छठ व्रत को होते देखा है। तो वो रूप अलग है। हमारे यहाँ जो ट्रांसलेशन हुआ है वेन-सांग की डायरी का, उसमें जो शुरुआती ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, उसको हमने पढ़ा तो देखा क्या कि उसका ट्रांसलेशन दो तरह से हुआ है। एक हुआ है 6 फास्ट डेज, मतलब कि 6 उपवास का दिन, और दूसरा जो ट्रांसलेशन हुआ है 6 होली डेज, माने 6 पवित्र दिन। ये वेन-सांग की डायरी में है। जो बलख का जो चैप्टर है उसी में ये चर्चा आपको मिलेगी। दूसरी बात कि वेन-सांग के बाद हम देखते हैं कि गढ़वाल वंश में, गढ़वाल वंश के राजाओं का यही बनारस और कनौज में राजधानी थी। तो गढ़वाल वंश के समय में जो लिटरेचर है उसमें छठ की चर्चा है। बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में सबसे विस्तार से चर्चा ये फेनी ईडेन ने किया है। फेनी ईडेन 4 नवंबर 1837 में, ये वही साल है जब सम्राट अशोक का शिलालेख पढ़ा गया था, 1837। तो 4 नवंबर 1837 को, उस दिन शनिवार का था, पटना आई थी फेनी ईडेन। और फेनी ईडेन के जो भाई थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। तो पटना आई थी तो देखी कि भाई घाट पर जो लोग हैं छठ व्रत करने वाले, वे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और नेक्स्ट डे 5 नवंबर दिन रविवार साल 1837 में फेनी ईडेन उस दिन 5 बजे सुबह जगी इस दृश्य को देखने के लिए पटना में। और पटना में देखी कि घाट पर बहुत सारे छठ व्रती लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी थे। तो उन्होंने उन लोगों के ड्रेस का वर्णन किया। उनकी पुस्तक का नाम है टाइगर्स, दरबार्स एंड किंग्स। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। उस किताब में उन्होंने ड्रेस का वर्णन किया है और लिखा है कि जो छठ व्रती लोग थे वो पजामा और धोती नहीं पहने थे। यह रिटन है, ये मेरा कोई मौखिक बयान नहीं है। तो पजामा और धोती नहीं पहने थे घाट पर, तो क्या पहने थे? ईडेन ने लिखा है कि छठ व्रती लोग एक ही वस्त्र पहने थे नीचे से ऊपर तक, जैसे तथागत बुद्ध पहनते थे, जिसको हम लोग चीवर बोलते हैं। धोती नहीं, पजामा नहीं। ये नवंबर 1837 की बात है। तो बाद में भी अंग्रेजों ने, बहुत बड़े एक राइटर हुए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने पीजेंट लाइफ इन बिहार नाम की किताब लिखी है 1885 में। तो उस किताब में, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया, उनकी एक दूसरी चर्चित किताब है, उसमें छठ का डिटेल वर्णन है। और उसमें वर्णन यह भी है कि मुसलमान लोग भी छठ करते थे। ग्रियर्सन ने यह बात लिखी है। तो यदि हम लोग देखें कि भाई छठ बौद्ध पर्व है या नहीं,
तो जो हमने पहला रेफरेंस बताया ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में, अब जोड़ लीजिए कितने वर्ष कितने साल पहले की बात है। तो ह्वेनसांग ने ये लिखा कि छठ व्रत जो है वह एक बौद्ध विहार में हो रहा था। तब क्लियर हुआ कि छठ बौद्ध पर्व ही रहा होगा, तभी तो वो एक बलख के बौद्ध विहार में हुआ। दूसरी बात कि जब बलख में छठ व्रत पहुंच गया, इसका मतलब कि उसको उसके इतिहास को और आपको पीछे ले जाना होगा, क्योंकि बलख तक पहुंचने में तो समय लगा होगा। दूसरी बात कि गढ़वाल वंश के जो राजा थे, जिनकी राजधानी बनारस या कनौज में थी, तो उन लोगों के समय का जो साहित्य है उसमें छठ का जिक्र है, 3-4 किताबों में है। तो हम लोग देखते क्या हैं कि गढ़वाल वंश के जो राजा थे बनारस के, उनके बड़े एक प्रतापी राजा थे गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के जमाने की बात है जब मैं कह रहा हूं कि छठ व्रत की चर्चा मिलती है भारतीय साहित्य में। तो गढ़वाल वंश के जो राजा गोविंद चंद्र थे, उनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। कहां पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती का जो बौद्ध विहार है जहां तथागत बुद्ध रुकते थे, सबसे ज्यादा तथागत बुद्ध वहीं रुके, श्रावस्ती में। उसके एक बौद्ध मठ से, एक मठ के कमरे से, और कमरे में दीवार के नीचे वो ताम्रपत्र मिला गोविंद चंद्र की। तो गोविंद चंद्र के उस ताम्रपत्र में ये लिखा है कि राजा गोविंद चंद्र ने 6 गांव, 6 विलेजेज, 6 गांव दान में दिया गुरु पूर्णिमा के दिन। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु पूर्णिमा भी बौद्ध पर्व है, यह रिटर्न है। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने दान दिया, और उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, गोविंद चंद्र की। गोविंद चंद्र की जो पत्नी है कुमार देवी, उनका शिलालेख सारनाथ के म्यूजियम में है। उन्होंने बनारस में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवाया सारनाथ में, और उनका सपना था अशोक राज लाने की, उनकी मैडम की, कुमार देवी जिनका नाम था, उनका सपना था। और 12वीं सदी में आखिरी बार सम्राट अशोक का नाम मिलता है भारतीय इंस्क्रिप्शन में। तो गढ़वाल राजे भी बौद्ध ही थे। यदि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि गढ़वाल वंश के समय से छठ पूजा का आरंभ हुआ, तो गढ़वाल वंश के राजे भी क्या थे? बौद्ध थे। वो तो हमने बताया, जयचंद ने तो बाकायदे बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। यह बात मैं नहीं, राहुल संकीर्तन ने भी लिखी है, एक जगह नहीं 2-4 जगह यह बात लिखी है। जगन मित्रानंद उनके धर्म गुरु थे राजा जयचंद के, वो उनके दादा थे गोविंद चंद्र। तो हम देखते हैं कि पूजा किसकी होती है छठ में? सूर्य की, आज छठी मैया की। तो हम लोग जब आर्कियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो सूर्य की छवि का जो चित्रण है वो पहली बार कहां से हम लोगों को प्राप्त होता है? मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सूर्य की पहली छवि का चित्रण महाबोधि मंदिर या महाबोधि महाविहार जो बोध गया में स्थित है, उसकी रेलिंग पर है। रथ है, रथ में 4 घोड़े जुटे हुए हैं। यह सूर्य प्रतिमा का पहला अंकन है आर्कियोलॉजी में। इसके पहले हम लोग को मिलता नहीं है। और जो दूसरा अंकन है सूर्य प्रतिमा की, वह भाजे की बौद्ध गुफा में है। भाजे की बौद्ध गुफा की जो प्रतिमा है वह ईसा से 100 साल पहले की है, और जो महाबोधि टेम्पल में जो सूर्य की प्रतिमा है वह ईसा से 200 साल पहले की है। तो अगर सूरज की भी पूजा होती है तो सूरज की प्रतिमा हम लोगों को जो मिलता है वह बौद्ध आर्ट में ही मिलता है। यह बात मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो भारत और दुनिया के सारे इतिहासकार कह रहे हैं। आप अगर इंटरनेट से विकिपीडिया भी देखते हैं तो विकिपीडिया पर भी देख लीजिए कि सूरज की जो प्रतिमा है भारत में, दुनिया की बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत में बौद्ध आर्ट के रूप में ही आया। अब आते हैं इसी कुछ चीजों को हम जांच करने के लिए कि छठ पर्व में एक तो हम जब प्रोसेस उसका देखते हैं, आज के दिन को अब छठ पूजा का आरंभ हो गया 4 दिन के लिए। यह आज पहला दिन है। इसको क्या बोलते हैं? नहाए खाए। सारे अखबारों ने इसका क्या नाम दिया है आज के दिन को? चतुर्थी है, नहाए खा। इसके लिए कोई आप दूसरा शब्द क्यों नहीं डाल रहे हैं अखबार में, मीडिया में? नहीं डाल पाइएगा। नहाए खा
और यहाँ कुछ आ गया। हाँ, वो मैंने बुद्धिज्म में दिखाया है कि सन का बता रहा है कि सूर्य जो सन गॉड है वो बुद्धिज्म में मिलता है। ये चीज़ मैंने यहाँ अच्छा दिखाया है। जी, जी। अच्छा, तो ठीक ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आज के दिन को नहाय खाए कहा जाता है, तो नहाय खाए के लिए दूसरा शब्द क्यों नहीं मीडिया ला रहा है? आएगा ही नहीं। और नहाय खाए जो शब्द है वो सीधे प्राकृत का है, पाली प्राकृत का है। और कल का जो दिन होगा वो खरना का दिन होगा। खरना का खीर बनाई जाती है। खरना के लिए कोई शब्द ला दीजिए टेक्निकल। भारत में अनेक भाषाएं हैं, किसी भाषा से लाइए, संस्कृत से ही लाइए, नहीं ला सकते। और छठ नामकरण आज का नहीं है, और इसे छठ ही कहते हैं। इसका अगर आप पर्यायवाची बताते हैं तो इसका सारा सौंदर्य बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा छठ के पास। और छठ सीधे सीधे प्राकृत भाषा का शब्द है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, कहा प्राकृत की डिक्शनरी में। और छठ का अर्थ उपवास भी होता है, यह अर्थ आपको प्राकृत की डिक्शनरी में ही मिलेगा। नहाय खाए छठ, ये तमाम जो टेक्निकल शब्द हैं वो तमाम प्राकृत भाषा के हैं, प्राकृत भाषा से जुड़ा हुआ यह पर्व है। और आप देखिएगा कि खरना के दिन तो खीर बनती है, नेक्स्ट डे जिस दिन छठ व्रती लोग निर्जला व्रत करते हैं शाम में अर्घ देने के लिए सूरज को, डूबते हुए सूरज को, तो उस दिन ठेकुआ बनता है, उसको अघरौटा बोलते हैं। तो अघरौटा में आप देखिएगा कि ठप्पा लगाया जाता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिलते हैं उसी प्रकार का लकड़ी का सील है। और वो लकड़ी के सील पर एक तरफ धमचक बना होता है और दूसरी तरफ पीपल का पत्ता होता है। अब संयोग से अघरौटा मैडम कहाँ रखी हैं, 2 नंबर का ही है, ले आइए दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो यह सत्य है, हम लोग के जमाने में अघरौटा जो होता था लकड़ी का, उसमें एक तरफ धमचक होता था, उसमें ठीक 8 आरे ही होते थे, 9 आरे होते थे, नहीं 7 आरे होते थे, 8 ही आरे होते थे। और 8 आरे का धमचक लगता था और दूसरी तरफ पीपल का पात लगता था, पीपल का पत्ता। और दोनों एक बुद्धिज्म की निशानियां हैं। ये है, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं ना, ये देखिए धमचक बना हुआ है, लेकिन इसमें तिलियों की संख्या 6 है। यह 2 नंबर का है अघरौटा, ये ओरिजिनल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अघरौटा के अगर तिलियों में भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं तो किसी पुरातात्विक इमारत की एक ईंट को आप नष्ट कर रहे होते हैं, आप गलत कर रहे होते हैं। इससे इतिहास मिटता है, एक सिविलाइजेशन का अंत होता है, डेथ होता है। और दूसरी तरफ पीपल का पत्ता, आप अपने घरों में देखिए, जिस घर में छठ व्रत हो रहा है ये मिलेगा। और घाट पर जाइएगा तो घाट पर क्या देखिएगा कि मनौती स्तूप छठ व्रती लोग बना रहे हैं। हमारे तरफ जिस एरिया में मैं हूं यहाँ वेदी टाइप का बनता है, वेदी टाइप का। लेकिन आप अगर चंपारण में चले जाइएगा तो चंपारण में उसको सिरसौता बोलते हैं। पिछले छठ के दिनों में मैं चंपारण गया था और वहां पर चंपारण में सिरसौता देखा, तो मैंने कहा कि भाई इसको क्या बोलते हैं आप लोग जो छठ के घाट पर बनाते हैं? तो चंपारण के लोगों ने कहा कि सिरसोपता बोलते हैं, सोपता। तो सोपता क्या है? स्तूप का ही रूप है सोपता। इसमें वर्ण विपर्य हुआ है। वर्ण विपर्य का मतलब होता है कि वर्ण जो होता है माने ध्वनि, वो उलट करके एक दूसरी की जगह पर चली जाती है। जैसे मतलब है तो इसको लोक भाषा में मतबल भी लोग बोलते हैं। लखनऊ है तो नखलऊ भी बोलते हैं। देखिए वर्ण विपर्य हो रहा है। वाराणसी है तो बनारस भी कहते हैं, न की जगह पर र आ गया, र की जगह पर न आ गया, वाराणसी बनारस। उसी तरह स्तूप असुप्ता, तो स्तूप का ही रूप सुप्ता है। और श्री जो उसमें शब्द है श्री सुप्ता, तो श्री जो है वो तथागत बुद्ध का प्रतीक है। श्री जो है बुद्ध को ही कहा जाता है, इसीलिए तथागत बुद्ध का जो चरण चिन्ह है उसको श्रीपाद बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है, इसमें कहां से डाउट है कि श्री सोपता जो है वो श्री स्तूप है। इसी श्री बुद्ध के नाम पर ही ये जो कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, तो श्रीनगर में जो श्री है
वह बुद्ध का प्रतीक है। इधर जो छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, सिरीपुर, अभी खुदाई में वहां इंसान भी गए थे, अभी खुदाई में वहां स्तूप मिले हैं और तमाम चीजें बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा वो स्थल है सिरीपुर। तो सिरीपुर में भी जो सिरी है वह बुद्ध का ही प्रतीक है। वही सिरी श्रीसुक्ता में है। उत्तर भारत के लोग भले इसे न जानते हो, लेकिन बात यही है। अब जो संस्कृति है कहीं का पर्व त्योहार आप देखिएगा, इंग्लैंड का पर्व त्योहार, अमेरिका का पर्व त्योहार, ऑस्ट्रेलिया का पर्व त्योहार में जो इस्तेमाल करने वाली जो चीजें हैं सब में अलग अलग प्रकार की होगी। अब जहां जो चीज नहीं हो रही होगी, जैसे ईख अगर कहीं नहीं हो रही है तो उसका इस्तेमाल पर्व त्योहार में लोग नहीं करेगा। कोई भी कल्चर जो है वहां जो चीजें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड होती है। शब्द भी हम तो बराबर बोलते हैं कि ऊंट हमारे देश की संस्कृति का ये पशु नहीं है, ऊंट नहीं है। तो ऊंट नहीं है तो ऊंट का पर्यायवाची भी आप बताइएगा क्या? बताइए। अगर क्वेश्चन पेपर पे दे देंगे बच्चों को कि ऊंट का 5 पर्यायवाची बताइए, तो क्या बच्चे 5 पर्यायवाची बता सकेंगे? क्या आप लोग इतने विद्वान होकर के 5 पर्यायवाची बता दीजिएगा हिंदी या संस्कृत में? नहीं है, मिलेगा ही नहीं। इसलिए कि ऊंट आपका पशु नहीं है। अरब देश का मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो अरब देश में अरबी भाषा में ऊंट के लिए और ऊंट से संबंधित शब्दों की संख्या 5744 है। कितना? 5744। तो अरब देश का जो पर्व त्योहार है तो वहां जो चीजें हो रही है उसी चीज को चढ़ाया जाता है वहां देवी देवता पर। तो ऊख और गुड़, आप लोग जो पुराना जब लिटरेचर पढ़ते हैं, आप पाली साहित्य पढ़ लीजिए, तो पाली साहित्य में वर्णन है कि कपिल वस्तु में ईख की खेती बहुत होती थी। तो ईख को तो हिस्सा बनना ही बनना था छठ का, इसलिए कि ईख प्रधान क्षेत्र का यह पर्व है और गुड़ तो उसका उत्पाद है। इसीलिए गुड़ का इस्तेमाल इस पर्व में, छठ पर्व में बहुतायत होता है। अगर प्रसाद बना ठेकुआ तो गुड़ का, चीनी का नहीं। अब चीनी का भी कोई बना दे तो अलग बात है। खीर बना तो गुड़ का ही, खरना के दिन। तो एक इक्ष्वाकु वंश था जिसको संस्कृत में इक्ष्वाकु कहा जाता है। तो इक्ष्वाकु जो वंश था ना, जिसको तथागत बुद्ध से भी जोड़ा जाता है, तो इक्ष्वाकु वंश में जो शब्द है ईख, वो ईख से ही संबंधित है। जिसको इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है उसमें जो इक्षु है वह भी ईख का ही प्रतीक है। तो चावल का यहाँ छठ के दिन कचवनिया बनता है, चावल की खीर बनती है, चावल का उपयोग खूब मिलेगा। कारण कि चावल इसी एशियाई बेल्ट का उत्पाद है, हर जगह चावल नहीं होता है। अब भले चला गया। दूसरी बात कि सिरसुक्ता का लगता है कि आपके पास फोटो नहीं है, पहले बताए होते तो भेजे होते। सिरसुक्ता दिखाइएगा तो एकदम जो सिरसुक्ता होता है एकदम बुद्धिस्ट मनौती स्तूप ही है। और इस प्रकार के स्तूप नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में, वैशाली में बहुतायत पाए जाते हैं, बहुतायत। तो आप बल्कि विकिपीडिया ही पढ़ लीजिए, तो विकिपीडिया पर भी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा छठ के बारे में क्या, कि छठ नेपाल और भारत का ये पर्व लिखा होगा। नेपाल जरूर जुड़ा होगा, लुम्बिनी कपिलवस्तु जरूर जुटा होगा, मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि जो भूकंप जब आता है, भूकंप, तो भूकंप का भूगोल वेता केंद्र खोजते हैं कि भाई भूकंप का केंद्र कहाँ है और कहां से वो भूकंप की जो तरंगे हैं फैली हैं और कितनी दूरी तक फैली है। तो हम लोग छठ व्रत का पहले केंद्र खोजे कि इसका केंद्र कहाँ है, छठ व्रत का केंद्र है तो कहाँ है। तो आप पाइएगा कि छठ व्रत का जो केंद्र है वह यही कहीं है हम लोग के इलाके में। मतलब नेपाल की तराई, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। जब हम लोग थे बचपन में छठ घाटों पर जाया करते थे, उस समय छठ दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में बिल्कुल ही नहीं मनाई जाती थी, बिल्कुल नहीं। तो छठ मनाया कहाँ जाता था? छठ मैं जो एरिया कह रहा हूं, नेपाल की तराई, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो इलाका है
जहां तथागत बुद्ध प्रायः पैदल घुमा करते थे, ये वही इलाका है। यहीं पर नेपाल की तराई में लुम्बिनी है और यही मगध जो छठ के लिए विश्व विख्यात है, जहां बोध गया है। ये काशी, बहुत सारे लोग मानते हैं कि काशी से ही छठ का उद्भव हुआ। तो काशी का सारनाथ, ये तमाम जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वो उसके रेंज में है, उसके एरिया में, जहां से छठ का उद्भव होता है। और छठ का फैलाव हुआ है कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। ये सब आंखों देखी चीजें हैं। इस इतिहास को तो हम लोगों ने देखा है और हमारी उम्र के जितने लोग होंगे सब देखे होंगे। कोई जानता था थोड़े महाराष्ट्र में? नहीं जानता। गुजरात में कोई जानता था छठ क्या है? नहीं जानता। अब इधर फैलाव हुआ। अब बहुत जगह मैं पढ़ता हूं कि छठ वैदिक पर्व है। तो छठ वैदिक पर्व है तो आप ध्यान दीजिए कि छठ अगर वैदिक पर्व है तो इसका उद्भव कहाँ होना चाहिए? कुरु और पंचाल में, जहां पर सबसे ज्यादा वैदिक प्रभाव था और सबसे कम वैदिक प्रभाव इसी मगध बेल्ट में था, जहां इसका उद्भव होता है छठ पर्व का। तो इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है कि छठ जो है वह बौद्ध पर्व नहीं है। ये हाँ, ये चित्र में छठ की जो आप सिरौता जो बोल रहे थे वो मैंने यहाँ दिखाया है सामने। जी जी, ये स्तूप की तरह है। सामने आप देख रहे हैं, ठीक दिखाए हैं। आप अब नालंदा के खंडहरों में इस पर एक किताब है, वो किताब का मैं नाम भूल रहा हूँ, बुद्धकालीन नगर शायद नाम है, वो किताब है मेरे पास। उसमें दोनों तस्वीरें आमने सामने दी गई हैं। ये जो सामने छठ घाट का आप सुप्ता देख रहे हैं, श्री स्तूप देख रहे हैं, बुद्ध का स्तूप देख रहे हैं, ऐसा ही स्तूप तो बनता है। ठीक, आप बोधगया में जाइए ना, बोधगया में तो गांव गांव में ये सब चीजें मिलेंगी, यही श्री सुप्ता है। और आप केसरिया स्तूप देखिएगा ना यहाँ का, तो केसरिया स्तूप का भी स्टाइल यही है, बड़े, यही श्री सुप्ता है, यही श्री स्तूप है और बहुत अच्छी तस्वीर है। अब ये सब चीजें आपको पर्याप्त है बताने के लिए कि छठ बौद्ध पर्व है और इसकी खासियत यह है कि यह प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त इसको इको फ्रेंडली फेस्टिवल कहा जाता है, इसलिए कि बहुत सारे घी नहीं जलाए जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चंदन की लकड़ी इसमें नहीं जलाई जाती है कि वायु प्रदूषित हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए इसको इको फ्रेंडली फेस्टिवल कहा जाता है। इसमें आप देखिएगा कि बड़ी सादगी के साथ, देखिए आ तो गया केसरिया स्तूप, मिलान कीजिए, बड़े में है उसी तरह से मंजिल बना हुआ है। आप वैशाली और नालंदा के खंडहरों में जाइएगा तो ठीक श्री सुप्ता मिलेगा आपको। ये तो मैं कह रहा था कि इसमें यजमान और पुरोहित नहीं होते हैं। आपने देखा है छठ व्रत में किसी पुरोहित को पूजा पाठ कराते हुए? अब इधर बीच में देख रहा हूं, पिछले साल मैं कहीं जा रहा था तो देखा कि अब एक मूर्ति भी बनाने लगे, मूर्ति स्थापित करने लगे, पूजा पाठ भी कराने लगे। ये कभी यह परंपरा नहीं रही है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस पर आया है क्या? जी, इस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब मिले। ये डॉक्टर सुनीता मंजू जी लिखी हैं, सर स्तूप और उसके आसपास ठेकुआ लेकर बैठना तक तो ठीक है, परंतु छठ में इतना कठिन निर्जला व्रत और सूर्य को अर्घ्य कैसे जुड़ा होगा इसके साथ? जी, निर्जला तो उपवास की विधि है। तथागत बुद्ध ने भी तो उपवास करके ही खीर खाई थी। खरना में भी तो खीर ही तो खाई जाती, गुड़ का बना। ओके। तो लेकिन ये इतना तय है कि यह जो पर्व है यह तथागत बुद्ध के समय से इसका आरंभ हुई है। इसलिए इस सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इस प्रकार के पर्व की चर्चा नहीं है। इसका डेवलपमेंट बाद में ही हुआ है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और जी, जन्मदिन की परंपरा भी तो भारत की ही देन है ना? जी हाँ, जन्मदिन मनाने की स्ट्रैबो ने लिखा है, यह बात मैं नहीं कर रहा। स्ट्रैबो ने लिखा है अपनी किताब में कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्यों ने आरंभ की। स्ट्रैबो का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं।
तो मेरे ख्याल से ये जो पर्व है, जो छठ का पर्व है, ये पूरी तरह से बुद्ध धर्म से ही आपने जो भी डेटा यहाँ पे बताए हैं, दिखाए हैं, उससे यही सत्यापित होता है कि बुद्ध धर्म का था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अब यज्ञ हवन कुंड भी शुरू हो गया है, ब्राह्मण पुरोहित लोग जाके अर्घा दिलवा रहे हैं। अब हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल उस तरह का क्रेज नहीं आया है, लेकिन पिछले साल मैंने देखा कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ये सबसे फ्री यह पर्व है, जिसमें मैं तो कहा ही कि यजमान पुरोहित युक्त नहीं है, इसमें सब पुरोहित है या सभी यजमान है। असली डेमोक्रेसी जो है, असली साम्यवाद जो है, जिसे तथागत जी। बुद्ध ने कहा था, वो इसी पर्व में दिखाई पड़ता है। न कोई ऊपर न कोई नीचे। पानी में प्रवेश करना है अगर नदी के, तो सभी को करना है, सभी को उतना ही जी। पानी में खड़े होकर के उसी तरह से करना है। और सबके बच्चे पानी देते हैं, वो पानी जल गिराते हैं अपनी-अपनी माँ को, मतलब हर एक इक्वालिटी है, बिल्कुल इक्वालिटी है। हेल्प करने की प्रवृत्ति आपको हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मिलेगी। हेल्प करने की प्रवृत्ति मिलेगी कि एक जो आदमी छठ व्रत कर रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए पूरे परिवार इकट्ठा रहता है। सामग्री ले जाने से लेकर के ले आने के लिए सब कुछ परिवार का टोटल आदमी। हम तो देखे हैं कि जो लोग छठ व्रत करते हैं, उनको लोग झुक कर करके लोग अभिवादन करते हैं, जमीन पर के सो करके करते हैं। इतना आदर। इतना, और एक चीज़ और देखी गई है छठ पर्व में कि जो डेडिकेशन दिखाती है पब्लिक इस पर्व के लिए, 1 दिन 2 दिन पहले से पूरा रोड को साफ कर देना, नदी तक जाते हुए पूरा उसको बाहर के लाइटिंग की व्यवस्था करना और सब लोगों को जाना, इतना किसी भी भारत के त्योहार में नहीं देखा गया। इतना डेडिकेशन पूरे फैमिली का, पूरे कम्युनिटी का, इतना डेडिकेशन किसी भी पर्व में अभी तक नहीं देखा गया है। सफाई का तो इसमें बहुत महत्व है। सफाई का तो पूछिए नहीं। इसमें खान-पान से लेकर करके घाट की सफाई तक, और घाट की सफाई करते-करते वहाँ भदिये गाँव में वहीं विशाखा का गाँव था, चांदन नदी में, वहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल ही मिल गया है। छठ घाट का ओके। एक ही प्रभाव है। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने वहाँ खुदाई के लिए नदी की धारा ही बदल दी। बुद्धिज्म के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ बौद्ध स्थल मिल गया, तो चांदन नदी की धारा को ही बदल दो, और वो धारा बदल दी गई बिहार सरकार के द्वारा। वो छठ घाट की सफाई के दौरान ही वो पुरातात्विक स्थल मिला भदिये गाँव में, जहाँ की विशाखा थी, जिन्होंने श्रावस्ती में तथागत बुद्ध के लिए बिहार बनवाई थी, विशाखा। जी। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि छठ पूजा ईयर में 2 बार क्यों होती है? जय भीम। क्या 2 बार मनाई जाती है छठ पूजा? चैत में भी? हाँ, 2 बार। 2 बार एक दूसरे को डाला छठ बोलते हैं, लेकिन डाला छठ के समय में वो उतना उत्साह नहीं होता है, उसको डाला छठ बोलते हैं। एक और होता है, 2 बार होता है साल में। तो इसके जी। हाँ। क्या इसका कारण कैलेंडर जो 6 महीना बाद स्टार्ट होता है, एक कैलेंडर और एक कैलेंडर 6 महीना, इसके कारण से है दोनों के पहले महीने में मनाना, या कोई और कारण है? अब इसका कारण देखिए, हम अभी तक इस पर कोई खास चिंतन नहीं कर सके हैं, लेकिन बहुत सारे राजाओं को आप देखिएगा, शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, सम्राट अशोक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उसका कारण है। उसी तरह इसका भी कारण आज आपने ध्यान दिलाया, तो इसका कारण खोजा जाएगा, मिल जाएगा। जी। रेखा कुमारी जी ने यहाँ पे लिखा है कि छठ महापर्व पर इतनी विशेष जानकारी देने के लिए राजेंद्र सर और एसचे सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। रेखा कुमारी, हिलसा, नालंदा। अच्छा जी, रेखा जी, बहुत शुक्रिया आपका। ना ठीक है, छठ के बारे में जो हमारा जो अपना ये जो रिसर्च है, उसके बारे में हमने बताया। और मैं साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कौन-कौन सी किताब पढ़नी चाहिए बुद्ध धर्म को जानने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप हमें बता दीजिए कि कौन-कौन सी बुक जो हैं आपकी अभी लेटेस्ट आई हुई है, जिससे बुद्ध धर्म के लोगों को जानकारी प्राप्त होगी? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि किताबें मिलती नहीं हैं। जी। तो किताबों का नाम तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। अभी देखिए छठ के बारे में और कुछ हो सकता है कि उधर जाए तो और कुछ याद पड़ जाए। सब कुछ तो दिमाग में बहुत सारी चीजें होती नहीं है। किताब तो चूंकि हमारी ज्यादा है संख्या में। हाँ,
लिखा तो भी है। ये कुछ किताबें आपकी हैं, तो ये मेरे हाँ, ख्याल से गौर सभ्यता की खोज, भारत में अशोक राय, सम्राट अशोक का जी, सही इतिहास। एक वो है किताब, इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र, वो भी ओके, किताब लेटेस्ट ही आई है। हाँ, ओके, बहुत अच्छी किताब है और बहुत जी, सूत्रात्मक है। ये तो सम्राट अशोक पर है, दो, एक गौर सभ्यता की खोज हुँ, है, खोए हुए खोई भारत की खोज, बुध बुद्ध की की खोज। खोज। हाँ, वो जी, पहले की है, थोड़ी पहले की है। बहुत सारी तो किताबें हैं, किताबें तो बहुत लिखी जा रही हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। मैं सूत्र के रूप में देता हूँ, अब उसका हुँ, विस्तार करना हम लोगों की पीढ़ी का कार्य है कि उसको कैसे विस्तारित करती है। बहुत सारी चीज़ हम लोग हल्के में संकेत कर देते हैं। अब हुँ, उसको हुँ, विस्तार तो करना पड़ेगा नेक्स्ट पीढ़ी को, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च एक आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन हुँ, बहुत कुछ हुँ, बदला है और जो इतिहास में जो उल्टी बातें हैं, उसको सीधी की गई है और जो सीधी है, उसको मैंने छोड़ दिया है, वो सीधी ही है। इन उल्टी चीज़ों को मैंने सीधी कर जी, जी। अच्छा, एक और प्रश्न है कि जो छठ पूजा है वो बेसिकली एक छोटी छठ होती है, एक बड़ी छठ होती है और वो क्या पर्व 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है? अभी जो ब्रिटिश राजकाल में, मैं जो बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, एनी ईडेन से लेकर के अरे वही 200 साल पहले का वर्णन है अंग्रेजी में। हुँ, हुँ, तो अभी जो छठ व्रत है, ये 4 दिनों का है, 4 दिनों का होता है। देखिए, आज जो है पहला दिन है, इसको कहा जाता है नहाए-खाए। आज चतुर्थी है, हुँ, हुँ, शुक्ल पक्ष, आप चाँद को देखिएगा तो आज चतुर्थी है, मतलब कि उसका हिस्सा बढ़ा हुआ मिलेगा 4 4 पार्ट में। पूरा मिलाकर के गोलाई पकड़ने में 15-16 की गोलाई होती है ना, तो 4 का हिस्सा हुँ, हुँ, मिलेगा। तो चतुर्थी है, तो आज के दिन को नहाए खा, एक दिन हो गया। दूसरा जो हुँ, दिन होता है कल, 5 से शुरू हो गया, क्लियर करता हूँ, 5 से शुरू हो गया, नहाए खाए, छठ व्रत शुरू। और कल खरना 6 तारीख को, हुँ, और 7 तारीख को शाम का अर्घ, और 8 तारीख को 5, 6, 7, 8, और 8 तारीख को उगते हुए सूर्य का अर्घ। सप्तमी के दिन एक दिन एक दिन बाद हो जाता है, छठ कहा जाता हुँ, है ना, हुँ, लेकिन इसका जो समापन होता है वो सप्तमी के दिन होता है, ओके, 7वीं तिथि को। तो कुल मिलाकर करके 4 दिन यह व्रत चलता है। लेकिन रेनेसां के आधार पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पहले के समय में यह कुल मिलाकर करके 6 दिन का रहा हो। माने प्रतिपदा से ही शुरू होता होगा कुछ इसका प्रोसेस, और ये चला जाता होगा षष्ठी तक। जी, हुँ, जी। फिलहाल 4 दिनों का चलता है। विवेक कुमार जी यहाँ लिखते हैं, आप दोनों विद्वानों को मेरा सादर जय भीम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर के जन्मदिन पर मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाइयाँ। हम आपका बहुत इंतज़ार किए हैं। ये आईएफएस ऑफिसर हैं, तो शुक्रिया आपका विवेक जी। मेरे ख़्याल से आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे पर्वों को लेकर बहुजन समाज में, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी में एक बहुत बड़ा तकरार है। बहुत लोगों का ये मानना है कि हमें पर्व त्योहार, होली, दिवाली ये जितने भी आ रहे हैं इनको छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग क्योंकि इसमें ब्राह्मणवादी तत्व आ गए हैं। जबकि कुछ एक दूसरा धड़ा है वो ये कहता है कि इसमें अगर हमारे बुद्धिज़्म का कनेक्शन है तो हमको इसको मनाना चाहिए अपनी तरह से। तो ये 2 पार्ट में बँट गया है पूरा एससी, एसटी, ओबीसी समाज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पे आप मार्ग प्रशस्त करें ताकि एक मैसेज जाए कि क्या होना चाहिए? जी। देखिए, हमारा काम है डायग्नोसिस करना, विश्लेषण करना। मैंने विश्लेषण कर दिया, अब यह सब आस्था की चीज़ है, कोई मनाए या ना मनाए, ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात है कि जो चीज़ें छिपी हुई हैं, उसको उजागर कर देना, उसका विश्लेषण कर देना। और मैं आज भी न्यूट्रल हूँ, आज भी, पहले भी था। लोग कहते हैं कि सर तो कुछ भी बात बोलते हैं तो उसको बुद्ध से जोड़ देते हैं। हैं? क्या फालतू का बकवास क्यों करता है? अरे भाई, बुद्ध का इतिहास लिख रहे हैं तो बुद्ध ही ना जुड़ेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है तो राम की कहानी लिखा है तो वहां राम ही राम में मिलेंगे, उसमें दूसरा कोई आ जाएगा? दूसरा तो आएगा नहीं। जिस विषय पर कोई किताब लिखी जा रही है वही ना उसका हीरो होगा, नायक होगा। ऐसी ऐसी बातें तो सुनते हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए?
बुद्ध केंद्र में है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ, बुद्ध को केंद्र बनाकर लिख रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द की चीजों को लिख रहा हूँ। जिस दिन मैं बुद्ध को छोड़ दूंगा, दूसरे को मैं बनाऊंगा, उस दिन केवल वही आपको दिखाई पड़ेगा। ये कौन से आश्चर्य की बात है? हमको इससे रिश्ता नाता नहीं है। हमारा जो रिश्ता नाता है कि सत्य डायग्नोसिस करना, सत्य चीज को बता देना, बस। आप मानिए ना मानिए अलग बात है। अभी मैं बुद्धिज्म का इतिहास लिख रहा हूं, इसलिए बुद्ध पर ही लिखूंगा, और जब तक मैं उबूंगा नहीं, किसी पर लिखूंगा। अब उससे मेरा लेना देना है या नहीं लेना देना है, यह कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है उसका विश्लेषण, और ये नहीं कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूं। रोज लोग लिखता है, सब कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध का है। अरे तो बुद्ध का रहेगा तो उसको बुद्ध ही का ना कहेंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं कहेंगे। लेकिन बुद्ध ही केंद्र बिंदु में है अभी मेरे लेखन के, इसलिए वो बार बार आएंगे, बार बार उसकी आवृत्ति होगी। ये मेरी कोई बीमारी नहीं है। और मैंने कम से कम 100 किताबें लिखी हैं, तो 10 ही किताब तो बुद्ध पर है। 90 किताबें तो हमारी दूसरी चीजों पर है, उसमें बुद्ध का नाम ही नहीं है। हमारी डिक्शनरी है 95 भाषा की, तो उसमें बुद्ध का नाम है। हमारी डिक्शनरी है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश कोर्स भारत सरकार की, तो उसमें बुद्ध पर केंद्रित है। भाषा का समाज का किताब है राजकमल से, भारत में नाग परिवार की भाषाएं किताब है राजकमल से, उसमें बुद्ध जैसा शब्द भी है। वहां नाग परिवार की भाषाओं पर लिख रहे हैं, तो वहां 125 भाषाओं का डायग्नोसिस है, उसी पर वो केंद्रित है। अरे इधर 5 साल से मैं लिख रहा हूं तो लिखने दो, इसके लिए को हल्ला मचाना है। हो सकता है कि यहाँ से हट करके मैं साइकोलॉजी में चला जाऊं, फिलॉसफी में चला जाऊं, तो वहां केवल मन का विज्ञान लिखेंगे, बुद्ध का इतिहास खत्म हो जाएगा हमारी नजर में, वो आवृत्ति नहीं होगी। भोजपुरी का हमने ग्रामर लिखा है, भोजपुरी का ये डिक्शनरी लिखा है, तो बुद्ध केंद्रित है, जिसमें बुद्ध शब्द है एक बार, फालतू की बात है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ, जिस नायक पर लिख रहा हूँ, जिस आदमी को मैं समझ रहा हूँ कि इसका इतिहास अभी इनकम्प्लीट है, उसको पूरा किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, कर रहा हूँ। आप उस सिलसिले में कुछ जो बाई प्रोडक्ट चीजें हैं वो भी आएंगी। अब मैं कह रहा हूँ कि छठ बौद्ध पर्व है, और मैं इस चीज को काट रहा हूँ कि वैदिक पर्व नहीं है, तो वैदिक पर्व नहीं है तो वैदिक पर्व की मैं निंदा थोड़े कर रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि अगर वैदिक पर्व होता तो इसका जो जन्म है, इसका जो उद्भव है, वो पूर्व पंचाल में होना चाहिए था, जहां पर वैदिक सिविलाइजेशन का लोग प्रभाव बताते हैं इतिहास का। ये उल्टा कैसे हो गया? यहाँ तो वैदिक प्रभाव था ही नहीं, तो फिर यहाँ इसका जन्म कैसे हुआ? मैं इस तरह से वो चीजें आ गई, तो आप कहेगा कि उसकी निंदा कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। तर्क में तो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब बातें कहने में तो चीज कहनी ही नहीं पड़ेगी, ये तो हमारी लाचारी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि छठ पर्व में जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि प्राकृत भाषा की शब्दावली है, इसमें क्या झूठ है? नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहाए खाए का कोई कहता है स्नान और भोजन, स्नान या आसन, कोई कहता है, अखबार में कहीं देखे हैं? क्यों नहीं लिखते हैं नहाए खाए के बदला में कोई दूसरा शब्द? नहीं चलेगा ना, जो रूट है वहीं आपको जाना पड़ेगा। क्यों नहीं इसको आप बदल दे रहे हैं? बदलेगा? नहीं बदले। छठे का नाम बदल दीजिए, छठ का नाम बदल सकते हैं आप, संस्कृत में रखेंगे, षष्ठ रखेंगे, नहीं चलेगा, कोई कहेगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं। इसका नाम ही पाली पाकित में है, छठा, उसी में है ही। मैं तो कह रहा हूँ कि ना छठ सीधे सीधे मिल जाएगा, अब तो डिक्शनरी ऊपर है, नहीं तो मंगा कर करके दर्शकों को दिखा देता, देखिए उसका अर्थ भी दिखा देता। प्राकृत में, प्राकृत की बहुत मोटी डिक्शनरी मेरे पास है। ये तमाम चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, ये तमाम चीजों पर, तमाम चीजों की जो सामग्री है मेरे पास है, अब यहाँ लाकर रखे नहीं है, नहीं तो दिखाते जाते हैं। चलिए, नहीं आपने ये इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी ने लिखा है आपके लिए, प्रोफेसर सर आपको जन्मदिन की बहुत मंगल कामनाएं। हम चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल मंच पे आएं और भारत का भूला हुआ इतिहास दुनिया से सामने लाएं। आपको यूएस यूके बाहर के लोग भी आपको ये बात लिख रहे हैं आपके लिए कि इंटरनेशनल मंच पे आए, भारत का भूला हुआ इतिहास दुनिया के सामने लाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी। आजकल लिखने में थोड़ा हमको मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आजकल यूट्यूब पर बोल रहे हैं, तो सर का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं बताता हूँ,
हाँ, दिखा दीजिएगा। तो बहुत बढ़िया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, सुनिए, जो लोग भी समाज से काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। सर की एक किताब में एक बड़ा अच्छा-सा कोट उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि शिकारी अगर जब इतिहास लिखेगा हिरण का, तो अपनी वाहवाही लिखेगा, अपनी हत्या की दास्तान लिखेगा। लेकिन हिरण जब अपनी दास्तान लिखेगा, तो वो अपने मर्म लिखेगा, उसके साथ क्या हुआ, वो चीज़ें लिखेगा। तो अपने लोग जो काम कर रहे हैं, आपने सुना भी यहाँ पे कितनी गहरी और गूढ़ बातें बताई है, वो कोई आज तक नहीं बताया है। और मुझे खुद आज तक इतनी गूढ़ बातें जब पता चलती है, आश्चर्य होता है कि आज तक के लोग क्या कर रहे थे कि इतनी गूढ़ बातें सामने नहीं आ पाई हैं। तो इसीलिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको आप पूरा जुड़िए, सुनिए उन चीज़ों को, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, आपने यहाँ पे समय दिया, आप जुड़े, हम लोगों के साथ आपने साझा किया है। बाकी इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके जन्मदिन की बर्थडे के लिए, ये बहुत-बहुत एक और धन्यवाद। देखिए, मीडिया से लेकर के रेडियो स्टेशन वाले लोग, बहुत सारे लोग फ़ोन किए। मैंने किसी को समय नहीं दिया। समय मेरे पास बहुत कम रहता है, इसके लिए हमें दुःख हुँ, है। हम अपने रिसर्च में बस लगे रहते हैं और उसी जी। में डूबे रहते हैं। लेकिन हम तो परसों या नरसों लिखे थे कि फेसबुक या यूट्यूब रीच घटाए या बढ़ाए, हुँ, हुँ। हमारे पुरखे लिखते रहे हैं पत्थरों पर, ठीकरों पर, काठ पर। अभी तो काठ ही पर तो छठ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसको हम लोग जी। नहीं पढ़ पाए। हुँ, ढमचक हुँ। और ये पीपल पात, ये काठ पर ही लिखा हुआ है, जिसकी भाषा को हम लोग घर-घर में। इतने दिनों से छठ है, किसी अंग्रेज इतिहासकार ने भी नहीं पकड़ा इसको। बचपन से हम भी हुँ, देखते आ रहे थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। कितना स्पष्ट है। चलिए, जी। आपने हमको बोलने का मौका दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।